हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज यह फिजिक्स के क्रैश कोर्स का 8 नंबर क्लास है। इससे पहले 7 क्लास फिजिक्स के क्रैश कोर्स के लिए ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 7 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस सभी 7 क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। और आज का क्लास शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो है मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि गति चैप्टर पढ़ रहे हैं। और गति चैप्टर में आज हम लोग जो है गति चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चंस देखेंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाला है। जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेम टू सेम उस टाइप के ही क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण आज का क्लास होने वाला है। तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम को अच्छा से अच्छा तरीका से पास करने के लिए उस एग्जाम के 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट जो है बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको बता दूं कि मेरे मोबाइल ऐप पर, एलजीआर स्टडी ऐप पर, ठीक है, आपके एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए पिछले 10 साल में पूछे गए सभी क्वेश्चन और 10 प्रैक्टिस सेट और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आंसर के साथ बिल्कुल फ्री में हमारे मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो एलजीआर स्टडी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आईटीआई के लिए अलग है, पारा मेडिकल के लिए अलग ऐप है और पॉलिटेक्निक वालों के लिए अलग ऐप है। तो तीनों ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर से भी आप लोग सर्च करेंगे एलजीआर स्टडी आईटीआई, एलजीआर स्टडी पारा मेडिकल, एलजीआर स्टडी पॉलिटेक्निक, तो आपको तीनों ऐप जो है दिखने को मिल जाएगा। जो भी आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वहां पर और भी अलग अलग टाइप के जो आपके लिए महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वहां पर दिया गया है। तो वहां से आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और एलजीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम रिजल्ट और सारे जितने भी क्लासेस हैं उससे जो संबंधित नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये सब सारा का सारा चीज हम लोग जो है पढ़ाई कर चुके हैं मोशन चैप्टर के अंदर, पूरा कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन भी, 10 क्वेश्चन हम मोशन चैप्टर का पढ़ाई कर भी चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, जो कि काफी ही महत्वपूर्ण होगा। पिछले 10 से भी ये ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए सीखने समझने की जो है कोशिश करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग को हम लोग यू बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। भैया आपने क्या किया, एक पिंड मतलब एक कोई गोला ले लिया, कोई वस्तु ले लिया और उसको आपने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, फेंका जाता है, वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। वो कितना ऊपर से ऊपर जाएगा, आपने क्या किया है, 10 मीटर प्रति सेकंड के जो प्रारंभिक वेग है उससे आपने उसको ऊपर फेंका है। तो वो कितना ऊपर जा पाएगा, 5 मीटर की, 10 मीटर की, 15 मीटर की, 20 मीटर, कितना मीटर अधिक से अधिक ऊपर जा पाएगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। और यहाँ पर जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, ये क्वेश्चन में लिख दिया गया है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखो भाई साहब, इसको निकालने के लिए आप लोगों को मैं कंसेप्ट के अंदर बहुत सारा चीज पढ़ा के रखा हूं। आपको पता होना चाहिए, एक हम आपको समीकरण पढ़ाए हैं, गति के सारे समीकरण हमने पढ़ाया है। तो एक समीकरण वहां पर आपने देखा होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, 2gh जी क्यों लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे का बात चल रहा है। और अगर बात किया जाए भी का, फाइनल वेलोसिटी का, तो आप सभी जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद कोई भी वस्तु फेंकते हैं आप, यहां से क्या करते हैं, फेंकते हैं इस वस्तु को, तो यहां पर जाता है और जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद यहां पर कुछ सेकंड के लिए ये रुकता है और फिर ये यहां से क्या होता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो यहां पर मैक्सिमम ऊंचाई पर जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर नीचे गिरता है। तो यहाँ पर जो आपके भी यानी कि फाइनल वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या लेना होगा भैया, 0 लेना होगा। ठीक है, और 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही होगा। u का वैल्यू देख सकते हैं कि 10 दिया गया है, तो इस u का वैल्यू क्या करेंगे भैया, हम 10 ले लेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 2gh2 इंटू जी। तो जी का वैल्यू देख लो भाई साहब, आपके सामने आंखों के सामने दिया गया
है 10 एंड h का तो वैल्यू आपको भैया पता ही करना है। ये जो h है ना, ये h, इसका वैल्यू तो आपको निकालना ही है। तो कैसे मैं निकालूंगा, आ जाओ सीखते और समझते हैं। 0 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो सर 100 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 10 दूना कितना होगा सर जी, तो हो जाएगा 20h। कितना होगा सर, 20h होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर जो है आप क्लियरली जो है समझने सीखने की जो है कोशिश करेंगे कि ये जो है ना जो आपको जो ये समीकरण होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये माइनस में आपका होगा 2gh। किस में होगा भैया, माइनस में होगा। तो ये आप हल्का इसमें मिस्टेक क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये माइनस होगा, ये भी क्या होगा भाई साहब, माइनस होगा, और ये तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 10 दूना कितना सर जी, 20h हो जाएगा। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस 100 को भैया आप इस h को रखो बाएं, h को कहाँ रखो, बाएं रखेंगे, h बाएं है। इस 100 को क्या करेंगे आप, दाहिने साइड ले जाएंगे तो ये -100 हो जाएगा। बिल्कुल सही सर जी, -100 हो जाएगा। और ये अभी बाएं साइड ही था, h के साथ था, तो ये h माइनस में है, -20 जो है गुना के रूप में है h के साथ, तो उधर करेंगे ये -20 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर हल करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा सर, 20 पंचे 100, यानी कि h का जो वैल्यू है वो हो गया 5 मीटर। यानी कि आपने जो भैया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दर से ऊपर फेंका, तो वहां पर आपको मिला कितना, 5 मीटर ही आपका जो है पिंड जा पाएगा। तो 5 मीटर यहाँ पर ए इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया तो सभी लोग थम्स अप कीजिए, चाहे से लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है लंबा एंड चौड़ा, लेकिन मैं इसको बना दूंगा बहुत ही इजी। क्या कहता है सर जी, 2 स्टेशनों के बीच एक गाड़ी की गति जो है पहले से समान रूप से बढ़ती है। 2 स्टेशन के बीच में यहाँ पर बोल ही दिया गया कि 2 स्टेशनों के बीच, क्या बोला गया सर जी, 2 स्टेशनों के बीच जो है, 2 स्टेशनों के बीच एक जो है गाड़ी की गति पहले से समान रूप से बढ़ती है। फिर क्या होता है, तदनुरूप वह स्थिर गति से चलती है, फिर कुछ देर के बाद स्थिर हो जाती है, एवं अंतिम चरण में समान रूप से घटती है। पहले तो समान रूप से बढ़ा, फिर समान, बीच में ये हो गया, स्थिर हो गया, फिर अंतिम चरण में वो समान रूप से घटने लगती है। यदि लिए गए समय क्रमशः 1, 6 और 1 के अनुपात में है तथा अधिकतम गति जो है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति निकालना है। क्या निकालना है, औसत गति, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है, ये आपको क्या करना है, बताना। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी जो है, बीच एक गाड़ी की गति पहले से समान रूप से बढ़ती है। पहले जो एकदम अच्छा, देखो यहाँ पर मान लो ये ए बिंदु है। प्रैक्टिकली जब तक किसी चीजों को नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मान लो भैया ये ए बी बिंदु है, 2 स्टेशन है, तो ए से लेकर के मान लो कि पी बिंदु तक बढ़ता है, ठीक है, बढ़ा। फिर यहाँ पर बोल देख क्या कहा गया, समान रूप से बढ़ती है, तदनुरूप वह स्थिर गति से चलती है। कुछ दूर तक मान लेते हैं क्यू बिंदु तक ये पूरा स्थिर चलती है, मतलब स्थिर, यहाँ पर देख सकते हैं, तदनुरूप वह स्थिर गति से चलती है, मतलब एकदम मिनिमम चाल से चलती है, एवं अंतिम चरण में समान रूप से घटती है। और अंतिम चरण लास्ट क्यू से बी तक जो है वो चाल को क्या करने लगा, घटाने लगा। यदि लिए गए समय 1:6:1 के अनुपात में हो तो आप, और एक चीज और बोल दिया गया कि अधिकतम गति जो है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति आपको निकालना है। तो चलिए औसत गति निकालने की पूरा जो है कोशिश करते हैं। देखो भाई साहब, हम मान लेते हैं कि जो दूरी है, पहला जो दूरी चला गया, जो स्थिति में चाल बढ़ा था वो S1 है, दूसरा स्थिर गति से चला तो वो हमने क्या कर लिया, उसको मान लिया भाई साहब S2। और जिसमें लास्ट में क्या होने लगा, जो है चरण में क्या होने लगा, जो है घटने लगा, रूप से घटती है, उसमें हमने मान लिया कि वो S दूरी चला, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लेंगे कि प्रथम जो उसने चाल बढ़ाया उसमें S दूरी चला, फिर भैया S2 दूरी चला स्थिर गति से, और फिर जब घटने लगी चाल तो उस घटते हुए चाल में कितना उसने चला भाई साहब, S3 दूरी जो है उसने चला, ठीक है। और टाइम जो है
S1 दूरी चलने में हम मान लेते हैं भैया T1 टाइम लिया। कितना टाइम लिया? T टाइम लिया, ठीक है, T बोल दो। और S2 दूरी चलने में क्या हो जाएगा सब? तब 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये हो जाएगा सर S3 में T, क्योंकि यहाँ पर अनुपातों के अनुसार ही हमें काम करना है। तब आप जानते हैं एक समीकरण, तब क्या करते हैं सर? आप एक समीकरण जानते हैं। क्या जानते हैं सर? S बराबर ut प्लस 1/2 AT² ये आपको पता होगा। S बराबर ut प्लस 1/2 AT²। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम S बराबर क्या बोल सकते हैं? ut लेना होता है। तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक वेग तो हमें शून्य दिया गया है, तो हम क्या कर लेंगे भैया? 0t हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 AT²। तो अब S1 जो है मुझे मिल रहा है 0 प्लस 1/2 AT²। मैं इसको क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ 1/2 AT²। क्यों मैं लिख सकता हूँ? क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये कहाँ से आया? S बराबर ut प्लस 1/2 AT² से आया, ठीक है। तो S1 दूरी तय करने के बाद जो है अधिकतम वेग क्या होगा ये भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए S1 दूरी तय करने के बाद, S1 दूरी तय करने के बाद, अधिकतम वेग क्या बोलेंगे भैया? अधिकतम वेग, ठीक है। अधिकतम वेग कितना होगा? तो भाई साहब अधिकतम वेग आपको क्या करना है? निकालना है। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू AT जानते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर देखेंगे अधिकतम वेग दिया गया है 32, और हम वही निकालना भी चाहते हैं। अधिकतम वेग यानी कि अधिकतम गति दिया गया 32 किलोमीटर। तो ये v इज इक्वल टू AT कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब आपने क्या किया भैया? S1 निकाल लिया और S1 दूरी के लिए अधिकतम वेग भी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम लोग S2, ठीक है। तो S2 यानी कि दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि हम वेग गुणे समय लिख सकते हैं। वेग गुणे समय, अब इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, वेग गुणे समय कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा S2 सर जी? S2 मिलेगा वेग, देखो भाई साहब, वेग गुणे समय आपको लेना है। तो वेग बराबर क्या होता है? AT होता है। देखो वेग बराबर क्या होता है? AT। तो हमने AT ले लिया और उसको गुना कर दिया समय से। तो समय क्या है भाई साहब? दूसरे दूरी के लिए समय कितना है? तो सर 60 है। देख लो S2 के लिए टर्म समय कितना? 60 है ना, तो यहाँ पर 60 ले लेंगे। इसको गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो सर कितना होगा? 6, तो ये 6 ही होगा। ए है तो ए होगा, और टी को टी से गुना करेंगे T² हो जाएगा, तो 6T² हो गया। वे जो आपका S2 है वो। इसी तरह से अगर हम S3 निकालना चाहे तो सर क्या होगा? S3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि S1 डिस्टेंस T टाइम ले रहा था, तो कितना? 1/2 AT² हुआ। उसी तरह से अगर S3 डिस्टेंस भी तो T ही टाइम ले रहा है, तो T टाइम ही ले रहा है, तो जितना इसका जो है जो S1 है वही क्या हो जाएगा? S3 भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है। तो S3 जो है वो भी कितना होगा? 1/2 AT² हो जाएगा। अब ये 1/2 AT² हो गया। तब अब आप यहाँ पर एक चीज गौर से क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में बोला गया था, हम जानते हैं कि चूंकि जितने समय में गति अधिकतम होती है उतने ही समय में गति जो है गति कर 0 को पता होना चाहिए, घटकर 0 हो जाता है। देखो यहाँ पर बढ़ता है देखो यहाँ पर बोला गया था कि नहीं, बढ़ती है। तो बढ़ने में कितना समय लेती है? S1 डिस्टेंस जो चलती है वो T1 समय लेती है। इसमें गति क्या हो रही? बढ़ रही है। और घटते समय पर कितना टाइम ले रही है? S3 जो डिस्टेंस है वो घटते हुए तय कर रही है, तो घटते हुए भी टाइम T ही ले रहा है। तो जितना समय ये बढ़ने में लिया, गति को बढ़ाने में लिया, उतना ही समय जो है ये गति को घटा करके 0 तक जाने में ले रहा है, 0 तक जाने में ये ले रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो त्वरण और मंदन है वो एक ही जैसा होगा। त्वरण मतलब जो एक्सेलरेशन है वो, और रिटार्डेशन है वो एक ही जैसा होगा। तो इसीलिए औसत चाल आपको क्या निकालना भैया? औसत जो चाल, यानी कि औसत गति को ही चाल बोलेंगे, तो औसत चाल जो भी है वो कितना हो जाएगा सर जी?
तो आप सभी जानते हैं सभी दूरी को जोड़ दीजिए, सभी समय से भाग दे दीजिए। तो सभी दूरी क्या है सर जी, S1 प्लस S2 प्लस S3 और सभी समय क्या है सर जी, तो T प्लस 6T और प्लस T। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। S1 S2 S3 का मान दीजिए, आपको आगे सॉल्व करने का पूरा रास्ता जो है मिल जाएगा। तो S1 का मान क्या है सर जी, S1 का मान है 1/2 AT²। ठीक है, तो हम 1/2 AT² ले लेंगे, प्लस है तो प्लस। S2 क्या है सर जी, तो S2 यहाँ पर क्लियरली देखेंगे जो है 6AT² है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6AT²। और फिर S3 का सर मान क्या है, तो 1/2 AT², 1/2 AT² है। अब हमें भाग देना होगा समय से, तो 1T 6T 7T और 1T कितना होगा सर जी, 8T हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 8T। अब क्या होगा दाहिने, देखो भैया 1/2 और ये 1/2 मतलब आधा आधा, ये 1 हो गया, 1AT² और ये 6AT², कितना सर 7AT² हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा सर, 8T होगा। अब इस T से ये T² खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या सर जी, आपके पास बच जाएगा 7AT/8, 7AT/8 बच गया। अब कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है। जो 7/8 है वो आपको दिख ही रहा है, 7/8। और 80 जो है, 80 का मान आपके पास है, कितना है सर जी, तो देखिए यहाँ पर 80 का मान अगर देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि 80 का मान तो मेरे पास 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 80 खोजना क्यों है, 80 का मान 32 है, तो 32 डाल देंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर। तो 80 का मान हम डाल देंगे कितना, 32, 8 चौके 32, 7 चौके 28, 28 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस सब टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं भाई सब, उड़ा सकते हैं। तो 28 मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और आगे आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज, आपको बोला गया कि 75 मीटर प्रति सेकंड की गति से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकंड तक रॉकेट छोड़ता है। इस समय के अंत तक, ठीक है ना, हवाई जहाज की गति बढ़कर देख सकते हैं कि 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी, भैया पहले 10 सेकंड में जहाज ने कितना दूरी तय किया होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो चलो हल करते हैं। आप सभी जानते हैं त्वरण यानी कि एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन अगर हम निकालेंगे तब हम जो है समय निकाल पाएंगे। चलो पहले एक्सिलरेशन निकालिए। तो एक्सिलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बट्टा चेंज इन टाइम। ठीक है, तो डेल्टा V बाई डेल्टा T हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो भैया चेंज इन वेलोसिटी क्या है, लास्ट में देखेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा 120, क्या देखने को मिलेगा सर, 120, और माइनस शुरुआत का कितना सा था सर, 75, और चेंज इन टाइम, तो टाइम का बात करेंगे तो लास्ट में 10 सेकेंड पर आपको निकालना है, और इसमें से शुरुआत का टाइम क्या सर, 6 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हल करो, क्यों भागना दौड़ना। तो देखो यहाँ पर भैया जैसे ही आप क्या करेंगे, 120 में से 75 घटाएंगे, ऊपर मिलेगा 45, कितना मिलेगा, 45, घटा लो 20 में 10 में से 5 गया तो 5, 11 में 7 गया तो 4, ये तो आप सभी जानते हैं कि 4 ही होगा। ठीक है, तो 7, ठीक है, ये 4 नहीं होगा, एक सेकंड रुको भाई साहब, एक सेकंड रुको। ये जो है ना टाइम, हाँ टाइम जो है ना यहाँ पर 6 मिल रहा है आपको, टाइम का जो है ना चलते हुए 6 सेकंड तक रॉकेट, 6 सेकंड तक, यानी कि चेंज इन जो आपके चेंज इन टाइम जो है ना वो ये नहीं होगा, चेंज इन टाइम होगा सीधा का सीधा 6, कितना होगा भैया, 6 होगा। अब अगर आप ये 6 से क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं, तो 6 से आप भाग करेंगे 45 में, तो ये लगभग 7.5 होगा, कितना होगा, 7 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, 6 पंचे 6 सत्ते 42, 42 और
तो ये बिल्कुल क्या एकदम एक्यूरेट होगा। तो इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। कौन चीज सर निकला ये? तो ये निकल गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकल गया, अब पहले से जो है देख सकते हैं कि 6 सेकेंड चली गई। देखेंगे हम क्या करेंगे, पहले जो है पहले 6 सेकेंड में चली गई दूरी, पहले 6 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है, चली गई, हम निकालने जा रहे हैं भाई साहब दूरी। भैया 6 सेकेंड जो पहला बार चला, तो 6 सेकेंड में दूरी कितना तय किया होगा वह। तो आप दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला जानते होंगे, S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम निकालेंगे S। तो देखो भाई साहब, हम S1 निकालने जा रहे हैं, मतलब 6 सेकेंड में चली गई दूरी, उसको हम S1 बोल दे रहे हैं। तो S1 क्या होगा, U का वैल्यू देख सकते हैं कि 75, तो हम U का वैल्यू क्या करेंगे, 75 देंगे। इनटू में देना है T, तो T का तो आपको 6 सेकेंड दिख ही रहा है, 6 दे देंगे, प्लस 1/2 है तो 1/2 करेंगे। A का जो मान है, एक्सेलरेशन का मान, ये जो A है वो 7.5 दिया गया तो वो ले लेंगे, गुने करेंगे यहाँ पर T। तो T जो है अगर देखा जाए तो आप जो है वही 6 का स्क्वायर करेंगे ना भैया, T तो वही 6 है, तो यहाँ पर करना होगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको आराम से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेना। 75 को इसको गुना करेंगे 1/2 इंटू से, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा वो यहाँ पर सॉल्व भी कर लो, देख लो क्या दिक्कत है, इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। तो अगर देखा जाए, बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो भाई साहब अगर आप गुना करते हैं किसको, इसको यहाँ पर 75 को 6 से गुना करते हैं तो 6 पंचे 30 का होगा 0, हासिल 3 होगा, 6 सत्ते 42 और 3 45, तो ये हो गया 450। प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 1/2 है तो 1/2 करेंगे, और ये 7.5 है तो 7.5 रहने दीजिए। 6 छक्के कितना होगा सर, 36 होगा। 2 से भाग दे तो 36 में, तो ये हो गया 18। अब आपको क्या मिलेगा सर, 450, और प्लस है तो प्लस, ये 7.5 को अगर आप 18 से गुना करेंगे तो 18 सत्ते 56, 18 सत्ते 26 से ये हो जाएगा आपका 136। कितना होगा सर जी, सॉरी 136, 18 8 40, बिल्कुल ठीक है। ये होगा आपका 100 दशमलव है तो ये 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 करेंगे, इस दोनों को अब आप जोड़ दीजिए, तो 450 और 135, 8 5 13, यानी कि हो जाएगा आपका 585 हो जाएगा, 585 मीटर हो गया। तो S1 तो आपको 585 मिल गया। 6 सेकेंड में चली गई दूरी अगर आपको इतना है, तो इसीलिए हम अगले 4 सेकेंड, भैया आपको टोटल 10 सेकेंड का निकालना है, ठीक है, 10 सेकेंड का निकालना है। तो 10 सेकेंड का निकालना है तो 6 सेकेंड का आपको जो है द्वारा तय किया गया दूरी तो निकल गया 6 सेकेंड में। अब 4 सेकेंड का निकाल लीजिए कि 4 सेकेंड में कितना दूरी जो है चला गया होगा, और 6 सेकेंड और 4 सेकेंड को जोड़ देंगे तो 10 सेकेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे अगले 4 सेकेंड, ठीक है, अगले 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड में चली गई दूरी, सेकेंड में चली गई दूरी, अगले 4 सेकेंड में कितना दूरी चला जाएगा भाई साहब, तो दूरी जो चला जाएगा हम उसको बोल देते हैं S2। 4 सेकेंड में चली गई दूरी S2, तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी जो S2 है, तो इसके लिए देख लो भाई साहब कितना है, जो गति है वो 120 दिया गया है, और टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो 120 गुने 4 कर दो, सीधा निकल जाएगा, 120 गुने कितना 4, तो 12 चौके 48, यानी कि 480 यहाँ पर ये हो गया। इसीलिए 4 सेकेंड, इसीलिए आपको क्या करना है, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आपको क्या निकालना है, चली गई दूरी, ठीक है, चली गई आपको निकालना है दूरी। तो 10 सेकंड में कितना दूरी, तो 6 सेकंड वाला 4 सेकंड वाला जोड़ दीजिए, तो सर 6 सेकंड में कितना था, तो 585 था, 585, और 4 सेकंड में सर 480, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 4 900 होगा, 8 8 16, और बिल्कुल ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा 1065 यहाँ पर मीटर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो 1065 किस में है भाई साहब, 1065 मीटर, ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
ये नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। तो 1065 मीटर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या पूछ रहा है कि कोई बालक मेरठ में 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है जहां पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मेरठ एक जगह है जहां पर बच्चे अगर गेंद फेंकते हैं तो 20 मीटर की ऊंचाई तक वो फेंक सकता है। तो उसी बालक को कानपुर में अगर फेंकने के लिए बोला जाए तो वह कहाँ तक गेंद फेंकेगा, जबकि कानपुर में जो जी का मान है वो 9.81 है। तो यहाँ पर हल्का ग्रेविटेशन बढ़ा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका जो फोर्स, ये जो हाइट है वो क्या होगा, हल्का ना हल्का कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एक समीकरण याद होना चाहिए। क्या समीकरण याद होना चाहिए सर? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH, ये वाला समीकरण याद होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। अब आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद भी का जो वैल्यू है वो हो जाता है 0। सही बात है, जब गेंद को फेंकेंगे और सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जहां तक जाना होगा वहां तक जाकर के कुछ सेकंड के लिए जो है आपके गेंद रुक जाते हैं और फिर नीचे आना शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो भी का मान है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालना, भैया ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी का मान हमें 0 लेना होगा। तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा। और यू का जो वैल्यू है वो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है, अच्छा एक मिनट, बिल्कुल ठीक है, तो आप यू को अभी यू ही रन दीजिए। ठीक है, अब इसी एक चीज मैं निकालना चाहता हूँ, यू स्क्वायर माइनस 2GH हो जाएगा। अब मैं यहाँ से करना क्या चाहता था, इस यू स्क्वायर को आप कर लीजिए बाएं, तो यू स्क्वायर को बाएं करेंगे तो माइनस यू स्क्वायर आएगा, दाहिने में क्या होगा, माइनस 2GH बचेगा। तो इस माइनस से इस माइनस को खत्म कर दिया हमने, ये बच गया 2GH। 2GH तक यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? और यदि u नियत होता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, याद रखेंगे कि यदि u नियत हो, यदि u नियत हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये जो है h जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, जी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे हाइट क्या होगा बढ़ेगा, सॉरी जो है हाइट क्या होगा बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो देखिए, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम बोल सकते हैं कि H2 अनुपात H1 जो है वो क्या होगा, बराबर होगा G1 अनुपात आपके G2 के। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, हाइट बढ़ाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अब आपको यहाँ पर कुछ कुछ मान पता चल रहा होगा। H2 तो आपको निकालना ही है, लेकिन हम यहाँ पर H1 मेरे पास दिया गया है, हम H2 को H2 लिख लेते हैं। H1 का वैल्यू सर जी 20 हम ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। और G1 का मान दिया गया है 9.8, तो 9.8 लिख लेंगे। G2 का मान यहाँ पर दिया गया है 9.81। अब इसको सॉल्व कीजिए तो सर हमें क्या मिलेगा, तो H2 को इससे गुना करेंगे तो आप अभी देखो H2 मिलेगा, 98 को 20 से गुना करेंगे, आप लिख लो, मैं लिख ही देता हूँ, 9.8 गुने 20 और बट्टे में कौन आ जाएगा सर, 9.81 आ जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो सॉल्व कर लीजिए। जब आप बोलेंगे H2 तो क्या होगा, आप 98 को गुना कीजिए 20 से, तो 20 से 0 से गुना हो गया तो ये दशमलव क्या हो गया, मान लो खत्म हो गया। तो 8 दूना क्या सर जी, 16 का 6 हासिल 1, और 9 दूना 18 और 1 19, यानी कि 196। और बट्टे में क्या है सर जी, तो बट्टे में है 981, बट्टे में क्या है 981 नहीं 9.81 है। तो आप इससे क्या करना, भाग देना इसको, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 19.98 मीटर फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने बताया था कम होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन कम है और यहाँ पर ग्रेविटेशन ज्यादा है 1 पॉइंट, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो वहां पर डिस्टेंस था 20 और यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 19.98, हल्का क्या हो गया, कम हो गया। तो आप अगर देखना चाहे आंसर सर कौन होगा तो 19 जो आपके 98 मीटर है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या है सर जी, एक पिंड
100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर यानी कि इस रूप से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर फेंका जाता हो, सीधा आप ऊपर फेंकते हैं। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय होगा। आपने इसको ऊपर फेंका तो जहां से फेंका वहां तक फिर लौटने में उसको कितना समय लगेगा, यही क्या करना है, बताना है। काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो चलो ये वहां प्रारंभिक स्थान तक लौटने में क्या समय लेगा ये निकालते हैं। यहाँ पर आप सभी बार बार मैं तभी से बता रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद भैया v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पिंड के ऊपर तक पहुंचने में लगा समय जो है, पिंड के ऊपर तक पहुंचने में लगा समय हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक समीकरण आप जानते हैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अब इस समीकरण से आप निकाल सकते हैं। तो भैया हमें करना कुछ भी नहीं है, v का वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, u का वैल्यू सर जो इनिशियल आपका जो वेलोसिटी है वो 100 दिया गया, तो हम 100 ले लेंगे, माइनस जी टी। तो जी का मान तो हो पता है मुझे, जी का मान तो हम लोग जानते हैं 9.8 होता है, तो जी का मान यहाँ पर ले लेते हैं 9.8 और गुने टी। टी का मान मुझे पता नहीं, यही टी आपको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकलेगा सर, तो सिंपल सा चीज है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर टी को बाएं लाते हैं तो टी बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर जी, 100/9.8, 9.8। अब 100 को 9.8 से भाग दीजिए। तो 100 को जब आप 9.8 से भाग देंगे तो यहाँ पर मैं फाइनल बता देता हूँ, आपको 102 सेकंड मिलेगा, 102 सेकंड, ठीक है। आप इसको भाग करेंगे आपको पता चल जाएगा। इसीलिए हमें क्या निकालना है, इसीलिए हमें निकालना है कुल समय, कुल समय, कुल टाइम कितना होगा। तो कुल समय देखो 2 गुना टाइम, जितना जाने में लगा उतना आने में समय लगेगा। तो यहाँ पर हमें 2t लगाना पड़ेगा, 2 गुना समय लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुने क्या कर देंगे सर, 102 करेंगे, तो 2 गुने 102 करेंगे तो 102 गुना क्या होगा सर, 200, यहाँ पर हो जाएगा 4, 204 सेकेंड। फाइनल यहाँ पर आपका आंसर जो है हो जाएगा। तो देख लीजिए 204 सेकंड किसमें है। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट नहीं होगा, ये कॉमा इस तरह से होगा, लिखेंगे तो ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस 1 से 2 आप स्टेप में इस सब टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल 100 मीटर त्रिज्या के वृत्त पथ पर नियत चाल से चक्कर लगा रही है। यदि वह 62.8 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है तो मोटरसाइकिल की औसत चाल, मोटरसाइकिल की औसत चाल, औसत चाल हमेशा आप जानते हैं कि कुल दूरी बट्टा कुल समय कर दो भैया, औसत चाल निकल जाएगा। सिंपल सा तो फंडा है। अब आपको बोला गया कि वृत्तीय पथ पर घूम रही है, त्रिज्या दे दिया गया 100 मीटर। तो भैया त्रिज्या अगर वृत्तीय पथ है उसका त्रिज्या भी अगर आपको दे दिया गया है तो आप सभी जानते हैं कि तब कुल दूरी जो होगा वो क्या होगा, 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि पर ही घूम रही है ना। देख सकते हैं कि नहीं, वृत्त की चारों ओर चक्कर लगा तो वृत्त की परिधि पर ही घूम रहा होगा, तो परिधि हो गया हमारा कुल दूरी। तो लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत चाल, औसत चाल मुझे निकालना है। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी, सर दूरी बट्टा समय होता है तो कुल दूरी कितना होगा, 2πr होगा, क्योंकि वृत्त के परिधि पर चल रहा है। और समय यहाँ पर मान लो भाई साहब t है, समय क्या है, t है। आगे सॉल्व कीजिए, 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू आप ले लो 3.14, 3.14 और r का मान इसमें दे रखा है 100, 100 दे रखा है, बट्टे में t है। तो टी का मान आप देख सकते हैं दिया गया क्वेश्चन के अंदर 62.62 कितना है सर जी, 8। अब इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए आप लोग, सॉल्व करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 314 हो जाएगा, 100 से सॉरी गुना करेंगे तो 314, और 314 को आप 2 से गुना कर दीजिए तो 628, 628 को भाग देना है आपको 62.8 से, तो 1 दशमलव का फर्क है केवल। तो यहाँ पर इससे भाग देंगे तो आपको 10 मिलेगा, क्योंकि एक अंक बाद क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है।
यानी कि 16 के लिए सी इज द राइट आंसर। कितना इजी है सो बताइए, इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है सो बताओ जल्दी से भैया, आप लोग जल्दी, बुद्धिमान आदमी हो आप लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि इससे भी ज्यादा इजी है। किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पत्थर से यहाँ पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी। भैया 200 मीटर तो पहले आप खुद ऊपर हैं, फिर उससे भी ऊपर आपने क्या कर दिया, 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से आप पत्थर फेंक दिया, फिर वो पहले मीनार के हाइट में आएगी, फिर नीचे आएगी। तो आपको यहीं पर बताना कि पृथ्वी से टकराते समय उसका जो चाल है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि पत्थर की जो ऊर्ध्वाधर ऊपर को जो फेंका गया है वो चाल जो है ना वो प्रारंभिक जो यहाँ पर आपको जो चाल दिया गया है वो दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इसीलिए नीचे की ओर गिरते वक्त जो हमारा चाल होगा भैया, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, तो नीचे की ओर गिरते समय जो हमारा चाल होगा वो कितना होगा सर, -20 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अब आप एक जानते हैं आप गति का जो समीकरण है वो v² इज इक्वल टू u² माइनस सॉरी +2gh जानते हैं आप। अब इसमें मान रखिए आंसर आ जाएगा आपको v², v कितना है सर, ये सॉरी लास्ट वाला जो है ये देखो भैया, ये होगा इनिशियल वेलोसिटी, ये होगा फाइनल वेलोसिटी। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुकेंगे। जो आपका हाँ ये आपका हो जाएगा u का वैल्यू, ये u का वैल्यू होगा। तो ये देखो यहाँ पर u का वैल्यू आपके पास कितना सर, -20, इसका होगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और क्या होगा सर जी, तो यहाँ पर 2gh है तो 2, और g का मान होता है 9.8, लगभग इसको 10 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हाइट जो है वो ये दिया गया है 200। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व को करने का आप भी काम कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूं तो 60 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन के अंदर गिवन है। इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग जी, इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आ चुका है। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण होगा। सही बात है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में अगर क्या करेगा, दूरी तय करेगा, तो पिंड का जो त्वरण है वो आपको पता होना चाहिए कि नियत रहेगा, हमेशा नियत, यानी कि ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसके लिए हो जाएगा इस कंडीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, एक कार दो स्थान के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष आधी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल निकालना। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। तो आप मान लो भाई साहब, ये कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ए से बी, और इसके बीच में एक बिंदु सी है, तो आधा दूरी ए से लेकर के सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसने चला, और सी से भी आधा दूरी मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। तब इस स्थिति में उसका औसत चाल निकालना। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। तो चलो औसत चाल निकालने की जो है कोशिश करते हैं। लिखते हैं, मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि है ना कुल दूरी s है, माना कि कुल दूरी s है। हमने मान लिया भाई साहब की कुल दूरी जो है वो s है, इसीलिए आधी दूरी चलने में लगा समय क्या होगा, इसीलिए हम लिखेंगे आधी दूरी चलने में लगा समय, आधी दूरी चलने में लगा समय क्या होगा सर, तो समय जो है वो दूरी बट्टा चाल होता है। तो क्या है सर, आधी दूरी चलने में समय क्या लगेगा, तो दूरी चलने में लगा जो समय है वो यहाँ पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि 40 है, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आधी है, तो इसको 2 से क्या करना होगा, पूरा भाग, पूरा दूरी है तो पूरा दूरी को अपने 2 से भाग दीजिए तो आधा दूरी हो गया। अब उसको गुना कर दीजिए नीचे में
चाल से, तो यहाँ पर देख सकते हैं चाल कितना दिया गया है 40। तो ये भाई साहब हो जाएगा आपको कितना, तो 40 गुना 80 हो जाएगा, एस बट्टा 80, एस बट्टा 80 हो गया ये। इसीलिए शेष दूरी, शेष में आधा दूरी बच गया ना, तो लिखेंगे इसीलिए शेष आधी दूरी, ठीक है। शेष एक सेकेंड एक सेकेंड, शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी चलने में लगा समय क्या होगा। तो भाई साहब शेष आधा दूरी क्या है सर, एस बट्टा टू, एस बट्टा टू आधा दूरी है। अब उसमें आपको जो है भाग देना होगा 4 से, तो चाल कितना है सर, चाल तो यहाँ पर 60 है, देख लो 60 है, तो 60 से गुना कर दो, क्या होगा सर, एस बट्टा हो जाएगा 6 दूना 12 यानी कि 120, कितना होगा, ये हो जाएगा 120। तो ठीक है, तो ये हो गया दोनों का जो आपका समय है वो हो गया। अब निकालना है औसत चाल, लिखेंगे इसीलिए औसत चाल, ठीक है। औसत आपको निकालना था भाई साहब चाल, ठीक है। तो औसत चाल बराबर सर फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय करो, कुल दूरी सर कितना हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट, समय वो है, ठीक है। कुल दूरी तो भैया था एस, कुल दूरी एस था, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय करना होगा। तो पहला समय है 5 एस बट्टा 85, ये एक मिनट को कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप लोग, ठीक है ना, ठीक है चलो ठीक है। ये कुल दूरी एस, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो समय पहला क्या एस बट्टा 85 है, तो ये एस बट्टा क्या करना होगा सर 85, और प्लस एस बट्टा, सॉरी 85 नहीं है 80, 85 नहीं है 80 है, देख लो गौर से, और ये होगा 120, 120 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, ऊपर में आपका जो एस है वो एस रहेगा ही रहेगा, और 120 और 80 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारे ये जो है हो जाएंगे 240, 240 हो जाएगा, ठीक है। अब 240 जैसे ही हो गया तो ऊपर में जो है आपको पता होना चाहिए कि, एक सेकंड रुको, 5s हो जाएगा, कितना से हो जाएगा, आप जब भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 तो 3s, और 12 दूना 24 तो 2s, 2s 3s 5s, कितना है सर, अच्छा इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ, अच्छा से लिख देता हूँ ताकि आपको सीधा सीधा पूरा अच्छा से दिखाई पड़े, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, आपका जो एलसीएम था 2400, सॉरी 240 था, उसको लिख लिया। अब आप देखो 8 त्रिक 24 तो 3s, और 12 दूना 24 तो 2s, यानी कि ये हो जाएगा 5s, 5s हो जाएगा। इस s से s कट गया, आपके पास क्या बचा सर जी, तो ये 240 चला जाएगा ऊपर, बट्टे में आ जाएगा 5। अब भाग दे दो इसको, तो इसको अगर भाग देंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 48, क्योंकि 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इस ऑप्शन में ए में दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ये तो कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन है। एक कण आर त्रिज्या के वृत्त से गति कर रहा है, आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः होंगे। अगर आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो 20 का जो यहाँ पर आपका जो है क्या बोला गया कि एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है, आर त्रिज्या का कोई वृत्त है उसमें गति कर रहा है, तो आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी का जो विस्थापन है वो क्या होगा। तो आधा चक्कर जब पूरा कर लेंगे तो जो विस्थापन होगा वो 2 पाई आर और कॉमा आर होगा, 2 पाई आर, और जो कॉमा आर यहाँ पर आपका बिल्कुल सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज का सेशन होता है कंप्लीट। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जितने भी साथी अगर अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और LGR स्टडी ऐप जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पर आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं, तो सारा का सारा सुविधा बिल्कुल फ्री में है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, आईटीआई के लिए अलग, पैरामेडिकल के लिए अलग और पॉलिटेक्निक के लिए अलग। तो आप लोग जो भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो उसका ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।